हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम मुकेश करार है और हम BA LLB से E1 सेमेस्टर से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो चला रहे हैं। उसी सीरीज़ में जो है इंग्लिश 4th सेमेस्टर का वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो आज मैं आप सबके बीच में वो इंग्लिश का वीडियो लेके आया हूँ। तो आप फ्रेंड्स इसको देखिए और मेरी गारंटी है कि 70% मार्क्स आपको डेफिनेटली हर पेपर में आएंगे अगर आप स्ट्रेटजी से पढ़ते हैं और एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो कोर्स है BA LLB 4th सेमेस्टर, उसका जनरल इंग्लिश को आज हम कवर कर रहे हैं। 4th सेमेस्टर की जनरल इंग्लिश, ये E1 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, इसमें 70% गारंटेड है। ऐसा मैं हर वीडियो में आपको कहता नहीं हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि डेफिनेटली आप मेरे क्वेश्चंस करके जाएंगे तो आपको 70% मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। तो जनरल इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप तो पहले मैं सिलेबस बताता हूँ आपको। सिलेबस क्या क्या है, आपका सिनोनियम्स हैं, आपके एंटोनियम्स हैं, आपके कंफ्यूज वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस है, हार्मोनाइज है, पैराग्राफ राइटिंग है, द वेज ऑफ वर्ड्स है। वेज ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, यूज़ ऑफ द सेम वर्ड इन अ पार्ट ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड को स्पीच के अकॉर्डिंग जब फॉर्म में हम चेंज कर पाते हैं उसे कहते हैं। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब होता है कि कोई भी एक पैसेज आपको दिया 8 से 10 लाइन का, जो 100 से 150 वर्ड का है, उसको 1/3 करके आपको लिखना है। यानी कि अगर 150 वर्ड्स का है तो आपको उसको 50 वर्ड्स में उसकी समरी लिखनी है। ऐसी समरी जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, कुछ छूटे ना। और एक जो आपकी इकलौती स्टोरी है, जो नॉवल है आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो कवर है। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो सबसे पहले हम मर्चेंट ऑफ वेनिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ही नॉवल है आपके कोर्स में, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसी को हम लेके चलेंगे, इसी को देख लेते हैं। राइट एन एसे ऑन द विलियम शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक। विलियम शेक्सपियर के बारे में आप कुछ लाइनें लिखिए कि वो एक कैसा ड्रामेटिक था, मतलब कैसा ड्रामा लिखने वाला कलाकार था, वो कौन था विलियम शेक्सपियर। इसके बारे में आपको डिफ़ाइन करना है कि उसका जन्म कब हुआ, उसने कौन कौन सी स्टोरीज़ लिखी, वो किस तरह की स्टोरियाँ लिखा करता था। लव बेस्ड थी, ड्रामेटिक बेस्ड थी, आयरनी बेस्ड थी या ट्रेजेडी बेस्ड थी, ये सब आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द विलियन इन द प्ले ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस कहानी के अंदर विलियन का कैरेक्टर किसने प्ले किया है, कौन है इस कहानी का विलन। राइट अ नोट ऑन द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रिंग एपिसोड ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो रिंग एपिसोड है, उस रिंग एपिसोड के बारे में आपको लिखना है कि वो क्या था और वहाँ पे क्या हुआ था। What a part does Lorenzo जेसिका स्टोरी प्ले इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टोरी के अंदर लोरेंजो और जेसिका क्या पार्ट था, उन्होंने क्या रोल प्ले किया स्टोरी के अंदर और उस रोल की क्या महत्वता है, ये बतानी है। हु इज़ द हीरो ऑफ द प्ले, इस कहानी का हीरो कौन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का, डिस्कस करनी है आपको डिटेल में हीरो के बारे में। विच कैरेक्टर इन द शेक्सपियर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस इम्प्रेस यू मोस्ट। राइट अ नोट ऑन डेट पर्टिकुलर कैरेक्टर। आपको एक नोट लिख के बताना है कि जो कैरेक्टर है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो आपको कितना इम्प्रेस कर पा रहा है। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं स्टोरी के अंदर, उस सब कैरेक्टर के आपको कैरेक्टर स्केच में डिटेल्स लिखनी है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रायल सीन इन द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ट्रायल सीन जो है प्ले के अंदर, जब ये मुद्दा चलता है, तो जब कोर्ट के अंदर ये जाता है तो कोर्ट के अंदर क्या ट्रायल चलता है वो आपको बताना है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, ये सातों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है मर्चेंट ऑफ वेनिस के। इसके अलावा शॉर्ट समरी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की आप कर लेना। और इसके अलावा दूसरा काम ये करना, जितने भी कैरेक्टर हैं, 4 से 5 कैरेक्टर हैं टोटल जो इस स्टोरी के अंदर कवर हुए हैं या उनके नाम आए हैं, उन सभी कैरेक्टर के ऊपर 100 वर्ड का, 100 वर्ड्स का एक एक डिस्क्रिप्शन याद कर लेना हर एक कैरेक्टर के ऊपर। इससे क्या होगा, क्वेश्चन स्टोरी में से कुछ भी आ जाएगा। ये 7 क्वेश्चन प्लस 2 चीज़ें मैंने जो ये बताई हैं आपको, ये सब मिला जुला के आपका ऐसा हो जाएगा कि कुछ भी पूछ ले वो एग्ज़ाम में आप डेफिनेटली आंसर दे पाओगे और 70% मार्क्स मेरी गारंटी है कि आप ले पाओगे। अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं सर सेक्शन ए में क्या करना होगा, इतना सारा सिलेबस है, कैसे होगा वो। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे उसके अंदर। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में आपको डिफ़ाइन करूँगा कि इस स्टोरी को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो अब वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इतना समय दिया, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे हम वीडियो का भी कंटिन्यू करेंगे, वीडियो में बंद नहीं करने जा रहा हूँ।
तो लेकिन जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो मेरे साथ जुड़े रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो इसी तरह से आपको आने वाले भविष्य में वीडियो मिलते रहेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो अब शुरू हो चुके हैं और डेट शीट तो हमारी आ ही चुकी है। अब काफ़ी टाइम से बच्चे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि सर जो हैं वो अपलोड करेंगे BLLB इंग्लिश 4th सेमेस्टर का पेपर। तो आज मैंने वो पेपर आपके बीच में अपलोड कर दिया है, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे आप इंग्लिश के पेपर में जो है मोर देन 70% मार्क्स ला सकते हैं। तो इंग्लिश बाकी पेपर के मुकाबले इजी है, अगर आपका जो है ग्रामर जो है थोड़ा सा मजबूत हो तो। अगर ग्रामर मजबूत नहीं है तो फिर भी आप 60-70 मार्क्स तो ला सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जो मैं आपके बीच में ये क्वेश्चन पेपर ला रहा हूँ, ये मई 2019 का पेपर है। आपको जैसे पता होगा कि 19 के बाद लास्ट पेपर हुआ था, उसके बाद 20 और 21 में पेपर नहीं हुआ, बिना एग्ज़ाम के सबको पास किया गया था। तो 19 का जो पेपर है ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। जो इसी को बेस करके मैं कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करूंगा, आपको समझाऊंगा भी एक बार। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे सेक्शन ए में आप देख पा रहे हैं, सेक्शन ए में जो है अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज द 4 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज़ रिक्वायर्ड। तो हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का है, और आपको शॉर्ट आंसर देना है, यानी कि 1 लाइन में भी दे सकते हैं, 2 लाइन में, मैक्सिमम 3-4 लाइन में भी दे सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, गिव एंटोनियम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे मैंने अपने वीडियो के पहले सेक्शन में आपको बताया कि जो ग्रामर के अंदर टॉपिक कवर है उसमें एंटोनियम, सिनोनियम ये कवर है। तो एंटोनियम आ गए, टोटल 6 एंटोनियम है, जिसमें से आपको 4 एंटोनियम के जो आंसर दे देने हैं। एंटोनियम क्या होता है? एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड। जैसे एक्सेप्ट का क्या होगा, यानी कि एक्सेप्ट मतलब क्या है? स्वीकार करना। और देने को क्या कहेंगे? गिव भी कह सकते हैं, तो गिवन भी कह सकते हैं। तो ये इसके एंटोनियम और सिनोनियम है। जैसे ब्यूटी है, ब्यूटी का क्या होता है? अगली, ये इसका एंटोनियम है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर कर लिया है। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 2 सेट्स ऑफ द होमोनाइम्स, गिव बिलो, यूज ऑफ द देम इन ओन सेंटेंस। अब जो ये 2 वर्ड हैं, एक्सेस और एक्सेस, इन दोनों का मीनिंग जो है वो अलग अलग है, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलग अलग है। तो आपको ऐसा एक सेंटेंस बनाना है जिसमें इन दोनों का डिफरेंस महसूस हो सके। आप चाहें तो 2 सेंटेंस भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें आ जाए, एक्सेस भी और एक्सेस भी। ये हो गया आपका होमोनिम्स। आप देखें क्या है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 4 के आपको सिनोनिम देना, टोटल 6 में। सिनोनिम होता है कि सेम मीनिंग वर्ड, जो सेम मीनिंग हो। जैसे कमेंस है, कमेंस का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना। एंगेज का मतलब होता है बिजी, यानी कि बिजी कर देना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चेंज द फॉर्म ऑफ एनी 4 वर्ड्स एज इंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट दैम इन द ब्रैकेट। जैसा ब्रैकेट में दिया गया उसके हिसाब से इसको चेंज करना है। जैसे एडवाइस है, यहाँ पे एडवाइस की आपको एग्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। क्लास है, क्लास की आपको यहाँ पे वर्ब फॉर्म लिखनी है। सिविल है, सिविल की आपको नाउन फॉर्म लिखनी है। नो की आपको नाउन फॉर्म लिखनी है। फर्नीचर की आपको वर्ब फॉर्म लिखनी है। वुमेन की आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है, वुमेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये टोटल 6 में से 4 करने हैं। अब जो है अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हमारा, ये क्वेश्चन हमारा 4 कवर हो गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, गिव द मीनिंग ऑफ एनी 4 वर्ड्स गिवन बिलो। 4 वर्ड्स को बताना है आपको, मीनिंग बताना है। जजमेंट का मीनिंग क्या होता है? जजमेंट का होता है कि निर्णय देना। प्रेज वर्थी, सीज, फ्रेंडशिप, टिमेट, एग्नोरेंट, ये सब के आपको मीनिंग बताना है, इस वर्ड्स के मीनिंग क्या है। तो ये सेक्शन ए आपका इस साथ कंप्लीट होगा। तो सेक्शन ए में जैसे ना बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आता है एक लिमिटेड पार्ट है। तो इससे अच्छा मेरी एक एडवाइस ये है कि आप सेक्शन ए पे ज़्यादा मेहनत ना करें। सिर्फ इंग्लिश की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जितना आ जाए उतना करने। अगर 20 में से आपके 5 भी आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत है। आपके 5 भी अगर मार्क्स आ जाते हैं 20 में से तो बहुत है। तो 5 मार्क्स इधर आ जाएंगे। बाकी 80 में से अगर आपने 55 ले लिए तो 60 मार्क्स हो गए आपके। अगर वहाँ पे आपने बहुत अच्छा कर दिया, 60 अगर दिया, 65 हो सकते हैं आपके। तो वो ज़्यादा इजी है सेक्शन बी और सी। तो सेक्शन ऑफ बी और सी पे ज़्यादा फोकस करें इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि सेक्शन ए में जो है ना पढ़ना बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ
कुछ ही पार्ट आपको आएगा और वो भी ऐसा डेफिनेटली नहीं जो आपने पढ़ा है कि वही आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि सेक्शन ए पे ज़्यादा मेहनत ना करके सेक्शन बी और सी पे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का 4th सेमेस्टर का पेपर है वो 14 तारीख को है, 14 जुलाई को। तो पेपर जो है आगे के पोस्टपोन हुए हैं 20 वाले, 14 जुलाई वाला पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, 14 जुलाई को ही होगा और 11 बजे ही होगा, जैसे आपको टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। अब ये सेक्शन बी जो है इसमें कह रहा है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन, 3 में से 2 अटैम्प्ट करने, जैसे मैंने हमेशा वीडियो में बताया आपको। ईच क्वेश्चन कैरीज द 10 मार्क, शॉर्ट आंसर इस रिक्वायर्ड। जैसे मैं कहता हूँ सेक्शन बी के अंदर जो है आपको 4 पेजेस का आंसर लिखना है, पर इंग्लिश के अंदर ये 4 पेजेस वाली या 6 पेजेस वाली कोई लिमिट नहीं है। आपको अच्छा आंसर लिखना है, चाहे छोटा ही लिखें चाहे बड़ा लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा आंसर लिखना है। इंग्लिश के अंदर पेजेस की कोई लिमिट नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्ले प्रिस्क्राइब इन द कोर्स। जो हमारे कोर्स के अंदर एक प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के कुछ लाइन्स हैं, एक पैराग्राफ दिया हुआ है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। इस पैराग्राफ के बेस पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो क्वेश्चन क्या हैं ये देख लेते हैं हम। जैसा भी ये प्रिसाइज पूरा हो गया, उसके बाद उसके बाद ये बोला है इसकी प्रिसाइज राइटिंग लिखनी है। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब है इसका 1/3 करना है, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ को, अगर ये पूरा पैराग्राफ 100 वर्ड का है तो आपको कम से कम 30 वर्ड का, 30 से 40 वर्ड का इसका प्रिसाइज लिखना है, यानी कि इसकी शॉर्ट समरी लिखनी है। शॉर्ट समरी के अंदर हमारा टोटल आपको ऐसी 2-4 चीज़ें लाइनें लिख देनी जिससे इसके पूरे का मीनिंग एक्सप्लेन हो जाए। राइट अ पैराग्राफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे कर लिया था प्रिसाइज राइटिंग, और 7 जो है वो है राइट अ पैराग्राफ। इसमें पैराग्राफ लिखना है 10 मार्क्स के अंदर 200 वर्ड में। 200 वर्ड में टॉपिक भी आना चाहिए आपका और उसका पूरा पैराग्राफ आना चाहिए। जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। ये सब जो है आपके 3 हैं, इसमें से कोई भी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, वो लिखना है ऐसे राइटिंग टोटल 200 वर्ड में। 200 वर्ड होगी, 200 वर्ड का मतलब हो गया मैक्सिमम 2 शीट, 1.5 से 2 पेज। अब अगला क्वेश्चन है ऐड द प्रीफिक्स इन द फॉलोइंग वर्ड। प्रीफिक्स होता है जो आगे लगा, प्रीफिक्स है जो पीछे लगाते हैं, सफिक्स होता है जो आगे लगाते हैं, सफिक्स होता है जो पीछे लगाते हैं, प्रीफिक्स होता है जो आगे लगाते हैं। रिस्पॉन्सिबल के आगे कोई ऐसा शब्द लगाओ जिससे एक नया वर्ड बन जाए। करेज के आगे कोई ऐसा वर्ड लगाओ जिससे नया वर्ड बन जाए, जैसे डिसकरेज। रिकॉग्नाइज के आगे कोई ऐसा अनरिकॉग्नाइज्ड, इंटरेस्टिंग। तो इनमें मतलब प्रीफिक्स लगाने हैं, इसके आगे कोई वर्ड लगा के इसको चेंज करना है, मतलब इसको दूसरा वर्ड बनाना है। पॉसिबल का होता है इम्पॉसिबल। अब है सेक्शन सी आ गया हमारा, सेक्शन सी आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, 3 क्वेश्चन हुए थे सेक्शन बी के, उसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम को करूँगा तो मैं जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा वो एक तो मैं ये कर लूँगा प्रीफिक्स वाला जो आया, और दूसरा मैं वो प्रिसाइज राइटिंग कर दूँगा 1/3 जो शॉर्ट करना है, वो काफ़ी ईजी पड़ेगा लिखने में। अब जो क्वेश्चन सेक्शन सी है इसमें लिखा है अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज द 20 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन द डिटेल। ये कह रहा है 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको टोटल 4 क्वेश्चन में से, और टोटल जो आंसर है टोटल जो मार्क्स है पर क्वेश्चन वो 20 है। पहला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामेटिक्स। विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको लिखना है कि विलियम शेक्सपियर कौन है और उसने क्या किया है। ये तो इसमें आप विलियम शेक्सपियर का एक बायोग्राफी लिख सकते हैं उसकी, कि वो कब पैदा हुआ, उसने कौन कौन सी बुक लिखी, उसकी कैसा रहा, उसका बचपन कैसा रहा, वो कैसा राइटर था, इस सब के बारे में आप लिख सकते हैं। और 2-4 किताबें अगर आपको पता हो, नाम याद हो शेक्सपियर ने जो लिखी है, वो भी आप इसमें बता सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ द विलियन इन द प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है वहाँ पर विलियन का कैरेक्टर क्या है, कौन है इस कहानी का विलियन कौन है, विलेन कौन है, ये बताना है आपको। तो ये भी कम से कम 100, 150, 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। 2-2.5 पेज में लिख दो बहुत है। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट। इस क्वेश्चन के जो हैं 2 पार्ट हैं। ईच पार्ट इज़ कैरिंग द 10 मार्क्स, और दोनों के 10-10 मार्क्स हैं। पहला पार्ट है फिल इन द सुटेबल वर्ड इन द ब्रैकेट इन द ब्लैंक्स एज इंस्ट्रक्टेड। जैसे ब्रैकेट में बताया गया है उसको यूज़ करके इसको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करता है। आई फर्स्ट मैट हिम डैश ईयर एगो, मैं उससे मिला। इसमें आर्टिकल यूज़ करना है। आर्टिकल कौन से होते हैं हमारे, ए, एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स है, तो इसमें आर्टिकल यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अगला है वन कैन नॉट बी टू केयरफुल ऑफ डैश गुड नेम। इसमें प्रोनाउंस को भरना है आपको। प्रोनाउन अगर आपको आता है तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ेगा करने के लिए।
अगला जो है ऑल द डैश मस्ट शो देयर टिकट्स, ये नाउन है। संडे इज़ द डे ऑफ द वीक, संडे जो है वो वीक है, वीक का कौन डे है, इसमें एग्जेक्टिव यूज़ करना है। 1-1 मेक 2, इसमें कंजंक्शन यूज़ करनी है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है आपको। ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ये मेरा कज़न ब्रदर। ही हैज़ लेफ्ट आगरा विद अ बैग एंड अ बैगेज। आई लिव इन बोर्डिंग, आई लेफ्ट प्लेइंग क्रिकेट। ही एज वेल एज आई एम रॉन्ग, इसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। अगर आपकी इंग्लिश की ग्रामर बहुत अच्छी है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट अ प्रिसाइज इन द पैराग्राफ, अब ये फिर वही प्रिसाइज राइटिंग आ गया। एक पैराग्राफ दिया है जिसकी मुझे शॉर्ट समरी लिखनी है, इसको 1/3 कर देना। आप अंदाजे से इसकी लाइन या वर्ड गिन लेना और इसकी 1/3 कर देना। तो ये 1/3 एक स्टोरी जो आपको दी हुई है, इसी को अगर आप 1/3 करोगे तो इजीली हो जाएगा। अब जैसे आप ये पूछ सकते हैं कि सेक्शन सी अगर मुझे आ जाए एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए, तो मैं सेक्शन सी में से कौन से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो शेक्सपियर के बारे में जो लिखना है, मैं इसको कवर करूँगा। दूसरा क्वेश्चन जो ये है प्ले का, मैं इसको कवर कर लूँगा। और अगर मेरी ग्रामर थोड़ी सी ठीक होगी, जैसे मेरी ग्रामर जो है वो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मेरी ग्रामर ज़्यादा अच्छी होगी इंग्लिश की, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 अटैम्प्ट कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। और फिर अगर मैं आगे देखूँ तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो प्रिसाइज राइटिंग है, मैं प्रिसाइज राइटिंग कर लूँगा। तो अभी जो मैंने सोचा है वो मैंने ये सोचा है कि मैं क्वेश्चन नंबर 9 करूँगा, 10 करूँगा और क्वेश्चन नंबर प्रिसाइज राइटिंग वाला 12 कर लूँगा। तो ऐसे 3 क्वेश्चन मैं कर लूँगा और मेरा आपको पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ग्रामर अच्छी आती है तो आप क्वेश्चन नंबर 11 ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि एक तो आपको लिखना कम पड़ेगा, दूसरा आपको कम लिखने पर अगर आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो मार्क्स कटने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। आपको पूरे 20 मार्क्स मिल सकते हैं इसके अंदर, ग्रामर पोर्शन के अंदर। तो कोशिश करें कि आप अच्छी तरह पेपर करके आएँ। और इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत या बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार स्टोरी को अच्छी तरह से कर लें। और मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो स्टोरी है उस पर वीडियो बना के मैं पहले ही डाल चुका हूँ आप सबके बीच में। तो उस वीडियो में आप स्टोरी समझ लें, अच्छी तरह से सुन लें। उसके बाद कैरेक्टर्स के ऊपर कुछ नोट्स तैयार कर लें, कि एक एक कैरेक्टर के ऊपर नोट्स तैयार कर लें। जितने भी कैरेक्टर आए हैं इस स्टोरी के अंदर, 3 से 4 या 5 टोटल कैरेक्टर, ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है स्टोरी में, वो 4-5 कैरेक्टर के ऊपर आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाती है और कहीं से मिलती है या आपको कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लें और उसको लिख लें उन 4-5 कैरेक्टर के बारे में। और इतना लिखना है, उसको याद करना मोर देन सफिशिएंट है एग्ज़ाम देने के लिए। तो इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ए से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन ए जो है उसमें बहुत सारा तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आएगा क्या ये तो हमें खुद को भी नहीं पता। तो इसलिए सेक्शन ए पे ज़्यादा मेहनत ना करके सेक्शन और बी और सी पे मेहनत करें और आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा ही जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। अभी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उससे मेरे सब्सक्राइबर जो काफ़ी कम है। थोड़ा कोशिश किया कीजिए कि स्किप कर करके वीडियो ना देखें, वीडियो जो है पूरा सुने, क्योंकि कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो स्किप करते वक्त आपसे मिस हो सकती है। तो ऐसा कोशिश करें कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि पूरा देखने से आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जैसे बीच बीच में मेरा डाउट सेशन चलता है और मैं डाउट्स आपके क्लियर कराता रहता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन करें। और मैं जल्दी आप जो है इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके लिए ट्यूशन्स क्लासेस शुरू करूँगा। तो जो भी बच्चे क्लासेस लेना चाहें वो अपना इनरोल करा लें। एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही इसका इनरोलमेंट सिस्टम शुरू हो जाएगा। और मैं लिमिटेड बैच रखता हूँ, ज़्यादा बच्चे नहीं होते। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह का बैचेस चलता है मेरे पास। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शन मेरे पास हैं। और वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग लेट नाइट क्लासेस चलाते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहती है वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि एक बार अटैचमेंट अगर बना रहता है तो मार्क्स डेफिनेटली अच्छे ही आते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू इतना समय देने के लिए, एजुकेटर ऑफ दिल्ली को इतना प्यार देने के लिए। बहुत कम टाइम में आपने इतना प्यार दिया। दिन पर दिन मेरे सब्सक्राइबर जो हैं इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ता जा रहा है। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से मेरी आईडी है। मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें एजुकेटर ऑफ दिल्ली के नाम से। वहाँ पर भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रील्स और जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके बीच में शेयर करता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।